376 ऐसे नहीं घुटनों के बल। आराध्या अभिमान को देख रही थी। आराध्या फिर थोड़ी सी हिचकिचाती हुई बोली, अंडरस्को, देखो चाबी दे दो, भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अभिमान ने बेपरवाह होकर कहा, अंडरस्को, तो मैं क्या करूं, अभी जो तुमने मेरे लिए इतनी बकवास की है, मैं वो बकवास दोबारा सुनना चाहता हूं, और तुम वो बकवास दोबारा कहोगी, उसके बाद ही तुम्हें चाबी मिलेगी, वरना मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तुम भी यही खड़ी रहो। आराध्या का फोन लगातार उसकी जेब में वाइब्रेट कर रहा था, और वो जानती थी कि फोन उसके भाई का ही है, और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने फोन रिसीव किया तो सबसे पहले अनिरुद्ध उसे डांटेगा, इसीलिए आराध्या फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। वाइब्रेशन की आवाज इतनी हो रही थी कि अभिमान को सुनाई दे रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को, उठाकर बता दो अपने भाई को कि तुम आज रात अभिमान के साथ रुकने वाली हो। ये सुनते ही आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने फिर से गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम्हें बकवास करते हुए शर्म नहीं आती। ये सुनते ही अभिमान को गुस्सा आ गया और उसने एक ही हाथ से आराध्या के जबड़े को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बोलती हो? तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है मेरे बाप ने, मैंने नहीं। मेरे सामने बोलने से पहले 4 बार सोचा करो। ये जो तुम बकवास कर रही हो ना, मुझे ये बकवास नहीं सुननी आज के बाद। तुम्हारे मुंह से मैं अपने लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और जितना हो सके रघुवंशी फैमिली से दूर रहा करो। ये जो तुम और तुम्हारा भाई हमारे घर में डेरा जमाने के सपने देख रहे हो ना, मैं इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर अभिमान ने गुस्से में आराध्या का चेहरा छोड़ दिया। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। आराध्या ने सिचुएशन को देखते हुए धीरे से और प्यार से कहा, अंडरस्को, मुझे मेरी स्कूटी की चाबी दे दो, मुझे जाना है। अभिमान बोला, अंडरस्को, ठीक है दे दूंगा, पहले माफी मांगो। आराध्या अभिमान से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फिलहाल के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखी और धीरे से बोली, अंडरस्को, आई एम सॉरी, मुझे मेरे स्कूटी की चाबी दे दो। अभिमान ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, ऐसे नहीं घुटनों के बल। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने फिर से एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, आई थिंक तुम्हें सुनाई दिया होगा, माफी मांगो और थोड़ा ढंग से माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हारी स्कूटी की चाबी दे दूं। आराध्या को अभिमान की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो रघुवंशी फैमिली का बेटा है। आराध्या और अनिरुद्ध को हमेशा ही शिवाय ने बहुत प्यार से ट्रीट किया था, लेकिन अभिमान उसे तो हमेशा ही आराध्या और अनिरुद्ध पर गुस्सा आता था, और शायद वो यही गुस्सा आराध्या पर उतार रहा था। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। एक तो पहले ही वो बहुत लेट हो चुकी थी, ऊपर से उसे अनिरुद्ध को जवाब भी देना था, और अब अभिमान उसकी सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। अभिमान ने फिर कहा, अंडरस्को, सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? घुटनों पर आकर सॉरी बोला, और अच्छे से बोलना, तभी तुम्हें चाबी मिलेगी, वरना ये चाबी यहीं जंगल में फेंक दूंगा और ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे साथ ही रात गुजारनी पड़ेगी। आराध्या के पास अब ऑप्शन नहीं था। आराध्या अभिमान के सामने घुटनों पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अभिमान नहीं मानेगा। उसने कितनी बार रघुवंशी फैमिली में अभिमान की जिद के बारे में सुना था। आराध्या ने आज देख भी लिया कि अभिमान कितना जिद्दी और बदतमीज है। आराध्या नम आंखों से, उम्मीद भरी नजरों से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने हंसकर कहा, अंडरस्को, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, और न ही मुझे तुम पर तरस आएगा, और सच बताऊं तो मैं तुम पर तरस खाना भी नहीं चाहता। मुझे तुम और तुम्हारा वो भाई अनिरुद्ध बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए चुपचाप घुटनों पर आ जाओ। आराध्या ने अपने आंसू पूछ लिए और बिना सोचे समझे घुटनों के बल बैठ गई। अभिमान बोला, अंडरस्को, अब सिर झुकाओ। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने हंसकर कहा, अंडरस्को, सिर झुकाओ, वरना मैं चाबी नहीं दूंगा। आराध्या ने सिर झुका दिया। अभिमान बोला, अंडरस्को, अब बोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आगे से नहीं कहूंगी, माफ कर दीजिए, प्लीज चाबी दे दीजिए। आराध्या की आंखों में पानी था, लेकिन फिलहाल उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अभिमान की बातों को दोहराते हुए कहा, अंडरस्को, मुझसे गलती हो गई,
मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आगे से नहीं कहूंगी, माफ कर दीजिए, प्लीज चाबी दे दीजिए। अभिमान बोला, अंडस्को, मन तो नहीं है चाबी देने का, लेकिन तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो, तो दे देता हूँ। इतना कहकर अभिमान ने जेब से चाबी निकाली और आराध्या के सामने फेंक दी। आराध्या ने अपने आंसू पहुंचे और चाबी उठा ली। आराध्या अभिमान की तरफ नहीं देखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि अभिमान उसकी आंखों में आंसू देख ले। आराध्या अभिमान को बिना देखे अपनी स्कूटी के पास आ गई। उसकी आंखों में इतना पानी था कि उसे सामने दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से पानी बह गया। आराध्या ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किया और स्कूटी स्टार्ट कर दी। आराध्या जैसे ही स्कूटी चलाने को हुई उसने महसूस किया कि अभिमान उसकी स्कूटी के पीछे बैठ गया। अब तो आराध्या को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, अंडस्को, अब यहाँ क्यों बैठे हो? अभिमान ने हंसकर कहा, अंडस्को, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे ऑफर दिया था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगी, तो चलो रघुवंशी मैंशन छोड़ दो। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, मुझे कहीं नहीं छोड़ना। अभिमान ने हंसकर कहा, अंडस्को, तो ठीक है, बैठी रहो, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठी रहो। अपने भाई को बोल देना कि तुमने अभिमान के साथ रात गुजारी। अभिमान जानबूझकर इस लाइन को बोल रहा था क्योंकि आराध्या इस लाइन से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और अभिमान जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। आराध्या जितना चिढ़ती अभिमान को उतना ही सुकून मिलता। आराध्या ने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और स्कूटी स्टार्ट कर दी। आराध्या स्कूटी 40 की स्पीड से चला रही थी। अभिमान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे स्कूटी की स्पीड बहुत कम लग रही थी, जबकि पूरी सड़क पर बस आराध्या की स्कूटी थी। और तभी एक रेड लाइट पर आराध्या ने अपनी स्कूटी रोक दी। अभिमान ने दोनों तरफ देखा, वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। आराध्या चाहती तो रेड लाइट जंप कर लेती, लेकिन उसने रेड लाइट जंप नहीं की, बल्कि रेड लाइट ग्रीन होने का वेट किया। और ये देखकर अभिमान ने अपना हाथ अपने माथे पर मार लिया और फिर मन ही मन बोला, अंडस्को, जैसे भाई बेवकूफ़ है, ऐसे ही ये बेवकूफ़ है, दोनों भाई बहन पागल है। थोड़ी देर में लाइट ग्रीन हो गई और आराध्या ने अपनी स्कूटी फिर से स्टार्ट कर दी। आराध्या अब भी 40 की स्पीड से चला रही थी और तभी अभिमान ने धीरे से कहा, अंडस्को, तुम पिछले जन्म में बैलगाड़ी चलाती थी। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभिमान बोला, अंडस्को, स्कूटी 80 पर चलाओ, वरना मैं सुबह तक रघुवंशी मैंशन पहुंचूंगा और तुम तो दोपहर तक अपने घर पहुंचोगी। आराध्या ने थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा दी। आराध्या अब स्कूटी 60 पर चलाने लगी। आराध्या स्कूटी चला रही थी और उसके मन में एक ख्याल आया। उसे किसी की बात याद आ रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। आराध्या को याद आया कि जब छोटी थी तो शिवाय और आर्या दोनों ही आराध्या के बर्थडे पर घर आए थे। फ्लैशबैक, शिवाय ने अनिरुद्ध और आराध्या दोनों की पढ़ाई का खर्च उठाया था, साथ ही साथ उन दोनों के लिए फ्लैट भी खरीद दिया था। अनिरुद्ध 12 साल का था और आराध्या 8 साल की थी। दोनों भाई बहन उस फ्लैट में रहते थे। शिवाय ने उन दोनों भाई बहन के लिए एक मेड को भी हायर कर दिया था। आज आराध्या का बर्थडे था। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि उसका बर्थडे कब आता है, लेकिन अपनी बहन का बर्थडे उसे पता था और वो अपनी बहन का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट भी करता था। अनिरुद्ध ने आज मेड के साथ मिलकर अपनी बहन की पसंद का खाना बनवाया था और तभी फ्लैट की बेल बजी। अनिरुद्ध भागता हुआ आया और उसने गेट खोला। सामने शिवाय और आर्या थे। उन्हें देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और तभी आराध्या की भी वहां है। आराध्या को देखकर शिवाय आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। आराध्या ने एक प्रिंसेस फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आर्या 2 कदम आगे आई और उसने आराध्या को बाहें फैलाकर अपने पास आने का इशारा किया। आराध्या भी भागती हुई आर्या के पास चली गई। आर्या ने आराध्या को गोद में उठा लिया और बहुत सारा प्यार करके कहा, अंडस्को, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। आराध्या बोली, अंडस्को, थैंक यू आंटी। थोड़ी देर बाद चारों ने मिलकर आराध्या का केक कट करवाया और फिर डिनर किया। शिवाय और आर्या दोनों ही आराध्या के लिए बहुत सारे खिलौने कपड़े लेकर आए थे। आराध्या खिलौनों से खेल रही थी और अनिरुद्ध अपनी समझदारी के अनुसार फैले हुए सामान को समेट रहा था।
और फिर वो भी आराध्या के पास आकर आराध्या के खिलौने देखने लगा। और तभी शिवाय बोला, अनिरुद्ध अब हम चलते हैं। आराध्या और अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या आराध्या के पास आई, उसने उससे फिर से प्यार किया और बोली, अब हम चलते हैं। आराध्या ने बोला, आंटी अब दोबारा कब आओगी? आराध्या बोली, बहुत जल्द आऊंगी, लेकिन तुम दोनों भाई बहन अपना ख्याल रखना। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी आराध्या शिकायत करते हुए बोली, आंटी भाई कभी कभी मुझे परेशान करते हैं। ये सुनते ही शिवाय और आर्या दोनों बहसें करने लगे। शिवाय जो कि जाने के लिए खड़ा हो गया था, वो वापस से सोफे पर बैठा और उसने आराध्या को अपने पास आने का इशारा किया। आराध्या भागकर शिवाय के पास चली गई। शिवाय ने आराध्या को अपनी थाई पर बैठाया और बोला, देखो जब कोई परेशान करे ना तो कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें परेशान करना छोड़ दे। आराध्या बोली, क्या करूं? शिवाय बोला, तुम अपने भाई की सारी बात माना करो तो तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं भाई की सारी बात मानूंगी, लेकिन अगर स्कूल में किसी ने परेशान किया तो? शिवाय बोला, तो तुम भी उसे परेशान करो और ऐसा परेशान करो कि वो तुम्हें परेशान करने से पहले 4 बार सोचे। आराध्या को समझ नहीं आया। शिवाय ने फिर से समझाते हुए कहा, तुम उसे ऐसे परेशान करो ताकि उसे पता ही ना चले कि तुमने ये जानबूझकर किया या अनजाने में। फ्लैशबैक एंड। आराध्या स्कूटी चलाते हुए शिवाय की बात याद कर रही थी। उस वक्त तो आराध्या को समझ नहीं आया कि शिवाय उसे क्या कहना चाहता था, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि शिवाय अंकल क्या कहना चाहते थे। आराध्या ने आसपास नजर घुमाई तो सड़क के किनारे एक खंबा था। उस खंबे को देखकर आराध्या के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। आराध्या मन ही माँ बोली, मुझे घुटनों पर बैठाया था ना, आज तुम्हारे घुटने ही तोड़ देती हूँ। सॉरी शिवाय अंकल, लेकिन आपने ही कहा था ना कि अगर कोई परेशान करे तो उसे ऐसे परेशान करो कि वो कभी पलटकर तुम्हें दोबारा परेशान ना करें। आज मैं आपके बेटे को ऐसे ही परेशान करूंगी कि वो पलटकर दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। ये सब सोचकर आराध्या अपने में ही मुस्कुरा रही थी और फिर उसने अपनी स्कूटी सड़क के बीच में से हल्की सी घुमाकर सड़क के किनारे ले आई। आराध्या इस वक्त बस उस खंबे को देख रही थी और फिर उसने मिरर में अभिमान को देखा, जिसकी लंबी टांगे स्कूटी से बाहर आ रही थी। आराध्या ने स्पीड थोड़ी बढ़ाई और खंबे के पास से बिल्कुल नजदीक से अपनी स्कूटी निकाली। आराध्या के पैर स्कूटी के अंदर थे लेकिन अभिमान के बाहर, और तभी अभिमान के पैर में जोर से खंभा लगा। अभिमान के घुटने में इतनी जोर से खंभा लगा था कि अभिमान ने अपना पैर पकड़ लिया और एकदम से चिल्लाता हुआ बोला, गिलहरी देखकर नहीं चला सकती, मेरे घुटने तोड़ दिए। इतना कहकर अभिमान ने अपने घुटने को पकड़ा। उस वक्त अभिमान को सच में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि अचानक ही उसके घुटना खंबे से लग गया था। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की कमर पर रख दिया और आराध्या के तो रोंगटे खड़े हो गए। आराध्या ने झटके से स्कूटी की ब्रेक मार दी। अब तो अभिमान और ज्यादा आराध्या के करीब हो गया। आराध्या को तो लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कनें धड़कना ही बंद कर दी है। एक सेकंड के लिए वक्त तो जैसे थम गया था। वही अभिमान, उसने तो कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपना घुटना पकड़ा हुआ था। सही किया ना आराध्या ने। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। 377 अनिरुद्ध और अभिमान आमने सामने। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की कमर पर रखा हुआ था और आंखें कसकर बंद की हुई थी। अभिमान को इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ जब उसने उन गुंडों को पीटा था, लेकिन उसका घुटना जब खंभे से लगा तो उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट सी दौड़ गई और इसीलिए वो अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही आराध्या, उसकी तो दिल की धड़कन लगभग रुक गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि अभिमान ने अपना चेहरा उसकी कमर पर लगाया हुआ है। अचानक ही आराध्या अपने सेंस में वापस आए और अभिमान को झटकते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, हटो, दूर रहो मुझसे। अभिमान अभी भी थोड़ा दर्द में था। वो उतरा और सड़क पर ही बैठ गया। उसने अपनी लंबी टांगे फैलाई और अपने घुटने को पकड़कर हल्का हल्का दबाने लगा। इस बीच वो लगातार आराध्या को गुस्से में घूर रहा था। आराध्या बोली, ऐसे गुस्से में देखने से क्या होगा,
अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, अपनी लंबी टांगे फैलाकर क्यों बैठे थे? स्कूटी पर बैठना नहीं आता, अब लग गई तो मुझे घूर कर देख रहे हो, जैसे मैंने जानबूझकर किया है। अभिमान ने आराध्या को उंगली दिखाकर कहा, अंडस्को, मैं जानता हूँ कि ये तो तुमने जानबूझकर ही है किया है, लेकिन मानोगी नहीं। आराध्या थोड़ी सी अकड़कर बोली, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही अपनी लंबी लंबी टांगे बाहर निकाल कर बैठे थे। अब आपको स्कूटी पर बैठना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? अभिमान अभी भी अपने एक हाथ से अपने घुटने को रगड़ रहा था। अभिमान भी हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम्हारी स्कूटी तुम्हारी जैसे ही है, एकदम खतरा। आराध्या हैरानी से बोली, अंडस्को, वाह क्या बात है, आपकी वो लग्जरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ तक आप मेरी ही स्कूटी में आए हैं और मेरी ही स्कूटी को खतरा बोल रहे हैं। खुद ही चले जाए, मैं आपको अपनी स्कूटी पर लेकर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर आराध्या अपनी स्कूटी के पास आने लगी। आराध्या ने जैसे ही स्कूटी की चाबी लगाई, अभिमान गुस्से में बोला, अंडस्को, खबरदार अगर मुझे यहाँ छोड़कर गई, छोटी गिलहरी, अगर चाहती हो कि मेरा और तुम्हारा आमना सामना ना हो, तो मुझे यहाँ छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हूँ। आराध्या ने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, अंडस्को, जानती हूँ कितने खतरनाक हो, सिर्फ सुना था कि तुम जिद्दी हो, लेकिन देख भी लिया कि तुम कितने जिद्दी, अड़ियल, बदतमीज और बेवकूफ हो। ये कहते हुए आराध्या को सब कुछ याद आ गया जो अभिमान ने आराध्या के साथ किया था। आराध्या के मुंह से अपने बारे में इतने अच्छे शब्द सुनकर अभिमान का गुस्सा भी दुगना हो गया। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, क्या कहा तुमने? आराध्या हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, जिद्दी, अड़ियल, बदतमीज, बेवकूफ और घटिया भी ये बोला, दोबारा बोलूं? अभिमान दांत पीसता हुआ बोला, अंडस्को, गिलहरी, तुम शायद भूल गई मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। आराध्या बोली, अंडस्को, तुमने जो मेरे साथ किया है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन फिलहाल अगर तुमने अपनी जुबान चलाई तो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी पर बिठाकर लेकर नहीं ले जाऊंगी। अगर मेरे साथ जाना है तो मेरे हिसाब से जाना होगा, वरना यही बैठे रहो। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल इस वक्त सिचुएशन उसकी खराब थी, इसलिए उसने भी दिमाग से काम लिया और अपना गुस्सा वही दबा दिया। अभिमान खड़ा हुआ तो उसके पैर में अब भी झंझनाहट हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपने दर्द को कंट्रोल कर लिया। वो 2 कदम आगे आया और उसने आराध्या की आंखों में देखा। आराध्या भी गुस्से में अभिमान को ही देख रही थी और तभी अभिमान ने आराध्या के हाथ से चाबी छीनते हुए कहा, अंडस्को, स्कूटी मैं चलाऊंगा। आराध्या अभिमान से स्कूटी की चाबी छीनने को हुई, लेकिन अभिमान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अभिमान बोला, अंडस्को, सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना, मैं स्कूटी चलाऊंगा, वरना तुम मेरा दूसरा घुटना भी तोड़ दोगी। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, आपकी इमेज खराब नहीं हो जाएगी अगर आपने मेरी स्कूटी चला ली तो? अभिमान ने स्कूटी को देखकर कहा, अंडस्को, हाँ हो तो जाएगी, लेकिन स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगा। आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, स्कूटी चलानी भी आती है? अभिमान बोला, अंडस्को, नहीं, आज पहली बार चलाऊंगा, देखता हूँ कि स्कूटी ज्यादा तेज चलती है या तुम्हारी जुबान। आराध्या 2 कदम आगे आए और गुस्से में बोली, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, वापस कीजिए चाबी, स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी। लेकिन अभिमान ने ना में गर्दन हिला दी और वो आराध्या से 2 कदम पीछे हट गया और ऐसे ही करते हुए दोनों स्कूटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आराध्या अपनी स्कूटी की चाबी लेना चाहती थी और अभिमान रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिमान कोई बच्चा नहीं था, वो सब समझ गया था कि आराध्या ने जानबूझकर उसका पैर तोड़ा है। आराध्या और अभिमान दोनों ही स्कूटी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, तभी एक ट्रक बहुत स्पीड से उस सुनसान सड़क पर आ रहा था। आराध्या और अभिमान दोनों का ही ध्यान उस ट्रक पर नहीं था, दोनों ही लगभग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तभी अभिमान का ध्यान उस ट्रक पर गया। आराध्या उस आते हुए ट्रक को देख रही थी। आराध्या उस ट्रक को देख रही थी तो एकदम से सुन हो गई। ट्रक उसके करीब आ रहा था, लेकिन आराध्या को तो एहसास ही नहीं था और ये सब अभिमान भी देख रहा था। अभिमान को समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या आखिर आगे से हट क्यों नहीं हट रही। ट्रक एकदम आराध्या के करीब आता
उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या अभिमान के सीने से जा लगी। अचानक ही अभिमान के हाथ आराध्या की कमर पर चले गए और उसने आराध्या को अपने सीने में छुपा लिया। लेकिन अगले ही पल अभिमान ने महसूस किया कि आराध्या बिल्कुल सुन्न है, वो कुछ बोल नहीं रही। आराध्या की ऐसी हालत देखकर अभिमान को थोड़ी सी टेंशन हो गई। अभिमान ने आराध्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके चेहरे को देखा तो आराध्या इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो ट्रक को देखकर डर गई। अभिमान ने आराध्या के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा सहलाते कहा, अंडस्को, गिलहरी क्या हुआ? गिलहरी तुम ठीक हो? गिलहरी क्या हुआ? आराध्या ने अभिमान के दोनों कॉलर पकड़े और डरते हुए धीरे से बोली, अंडस्को, उसने मार दिया। मैंने देखा था, उसने ही मारा था, उसने मार दिया। अभिमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या का सिर अपने सीने पर रखा, उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, किसने किसको मार दिया? आराध्या बोली, अंडस्को, उस ट्रक वाले ने मार दिया, मैंने देखा था, उसी ने मारा था। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या ने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो डर के मारे शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रही। उस वक्त अभिमान ने एक सेकंड के लिए अपना एटीट्यूड साइड में रख दिया। फिलहाल वो आराध्या को ही संभालता रहा। उसने आराध्या की कमर को तब तक रब किया जब तक आराध्या का डर खत्म नहीं हो गया। आराध्या ने भी अभिमान की कमर पर हाथ लपेटे हुए थे। उसे भी एक सहारे की जरूरत थी जो फिलहाल अभिमान उसे दे रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान ने पूछा, अंडस्को, पानी है तुम्हारे पास? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने आराध्या को सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बिठाया और खुद उसकी स्कूटी की डिक्की में से पानी की बोतल निकाल कर लाया। फिर उसने आराध्या को पानी दिया और आराध्या ने भी पानी पी लिया। अभिमान घुटनों के बल बैठ गया और उसने आराध्या के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडस्को, गिलहरी अब ठीक हो? आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमान बोला, अंडस्को, किसने किसको मार दिया, मुझे बताओ। आराध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभिमान ने दूसरी बार पूछना जरूरी नहीं समझा। अभिमान उठा और उसने आराध्या का हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे स्कूटी तक लेकर आया। फिर उसने पानी की बोतल स्कूटी की डिक्की में रखी और स्कूटी पर बैठकर आराध्या से बोला, अंडस्को, बैठो। आराध्या बिना किसी सवाल के चुपचाप बैठ गई। वैसे भी इस वक्त आराध्या की कंडीशन स्कूटी चलाने की नहीं थी। अभिमान ने स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन अभिमान को कहीं ना कहीं आराध्या की टेंशन हो रही थी। उसने अपना एक हाथ पीछे किया और आराध्या का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया। आराध्या भी थोड़ा आगे होकर अभिमान के कमर पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई। आराध्या के दिमाग में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिस वजह से वो टेंशन में थी और एक सेकंड के लिए अभिमान का एटीट्यूड भूल गई। करीब आधे घंटे बाद अभिमान ने स्कूटी अपार्टमेंट के बाहर रोकी जहां आराध्या और अनिरुद्ध रहते थे। अनिरुद्ध आराध्या के इंतजार में अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही अभिमान और आराध्या को स्कूटी पर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध से ये बात छुपी हुई नहीं थी कि अभिमान को उसका और उसकी बहन का शिवाय अंकल से मिलना अच्छा नहीं लगता। अभिमान ने आराध्या को उतरने के लिए कहा और आराध्या उतरकर अनिरुद्ध के पास जाने लगी और तभी अनिरुद्ध चिल्लाता हुआ बोला, अंडस्को, तुम इसके साथ थी? मैं यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि इस इंसान के साथ स्कूटी पर घूम रही हो? आराध्या हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा था। कितने दिनों बाद आराध्या ने अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा देखा था जो कहीं ना कहीं अभिमान को लेकर था। अभिमान ने जब अनिरुद्ध का गुस्सा देखा तो वो स्कूटी से उतर गया और उसने गुस्से में स्कूटी वहीं छोड़ दी। स्कूटी धड़ाम से गिर पड़ी और गिरते ही वो थोड़ी सी टूट गई, जिसे देखकर आराध्या को गुस्सा आ गया। अभिमान अनिरुद्ध के सामने जाकर बोला, अंडस्को, ये घुमा फिराकर क्या बोल रहा है? तेरे सामने खड़ा हूँ, जो बोलना है बोल। अनिरुद्ध ने उंगली दिखाकर कहा, अंडस्को, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। अपनी बहन को डांट रहा हूँ कि वो एक छिछोरे लड़के के साथ इतनी रात को घूम रही है। ये सुनते ही अभिमान का गुस्सा भी दुगना हो गया। अभिमान भी चिल्लाता हुआ बोला,
अंडरस्कोर छिछोरा। छिछोरा किसे बोला? अरे तेरी बहन मर रही थी, मैंने उसे बचाया है और बचाकर यहाँ ले आया। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन तू तो मुझे अपनी घिसी पिटी मिडिल क्लास सोच दिखाने लगा। अनिरुद्ध भी 2 कदम आगे बढ़कर अभिमान के सामने आया और सुलगती हुई आंखों से बोला, अंडरस्कोर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं भूल जाऊं कि तू शिवाय अंकल का बेटा है, इससे पहले चला जा यहाँ से। ये सुनते ही अभिमान भी गुस्से में बोला, अंडरस्कोर अबे तुम जैसे फटीचरों के घर आना भी कौन चाहता है? वो तो तेरी बहन को मेरी हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए कर दी, वरना वही सड़क पर छोड़ देता। तब पता चलता तुझे, जब इसकी लाश तुझे मिलती। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के एहसान फरामोश हो, पता नहीं किसका गंदा खून हो। ये सुनते ही अनिरुद्ध से रहा नहीं गया और उसने अपना हाथ अभिमान को मारने के लिए उठा लिया, लेकिन अभिमान ने अनिरुद्ध का हाथ वही पकड़ लिया। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्कोर मुझे मारने की सोचना भी मत, वरना ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। अनिरुद्ध ने भी सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्कोर आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में देना मुझे भी आता है। वही अभिमान अनिरुद्ध को लड़ता हुआ देखकर आराध्या की तो दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी, उसे डर लग रहा था। अभिमान ने अनिरुद्ध का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोला, अंडरस्कोर मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं है, छूना तो दूर की बात है। मैं अभिमान रघुवंशी हूँ, कोई एरा गेरा लड़का नहीं जिसे कोई कुछ भी कहकर चला जाए। और किस बात का गुस्सा है तुझे? सही तो कहा मैंने, क्या पता तुम दोनों भाई बहन किस नाली के कीड़े हो। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने मुक्का बनाकर अभिमान के मुंह पर जड़ दिया और अभिमान गिरते गिरते बचा। अब तो अभिमान को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अपना मुक्का बनाकर अनिरुद्ध को मारने को हुआ, लेकिन तभी अनिरुद्ध के सामने आराध्या आ गई और आराध्या को देखकर अभिमान रुक गया। उसने अपना हाथ रोक लिया, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाई और पलटकर वहीं खड़ी एक गाड़ी में अपना हाथ दे मारा। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, अंडरस्कोर आराध्या यहाँ से हटो, आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। बचपन से इसके ड्रामे सुनता आया हूँ, इसकी वजह से हमने रघुवंशी मैंशन जाना छोड़ दिया, क्योंकि ये हम दोनों को देखकर खुश नहीं होता। अभिमान बोला, अंडरस्कोर हाँ नहीं रहता, तुझे देखकर खुश। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तू मेरे पापा के आसपास घूमता है। ये जो तुम दोनों भाई बहन मेरे घर में अपना डेरा जमाने की सोच रहे हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। इतना कहकर अभिमान गुस्से में वहां से चला गया और जाते जाते उसने एक बार फिर आराध्या की स्कूटी पर जोर से लात मारी। 378 इंसोम्निया। अभिमान वहां से गुस्से में चला गया। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और वो भी गुस्से में वहां से चला गया। आराध्या ने सबसे पहले अपनी स्कूटी उठाई। आराध्या के लिए अपनी स्कूटी बहुत अहम थी, क्योंकि आराध्या को वो स्कूटी अनिरुद्ध ने गिफ्ट की थी। उस वक्त गिफ्ट की थी जब अनिरुद्ध कॉलेज में पढ़ता था और पार्ट टाइम जॉब करता था, और आज अभिमान आराध्या की स्कूटी तोड़कर जा चुका था। आराध्या ने अपनी स्कूटी अपने दुपट्टे से साफ की और उसे पार्किंग में लगा दिया। आराध्या फिर अपने फ्लैट के अंदर आ गई। आराध्या ने देखा अनिरुद्ध सोफे पर बैठा हुआ गुस्से से उबल रहा है। वैसे तो अनिरुद्ध गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तो बहुत गुस्सा करता था। आराध्या धीरे से बोली, अंडरस्कोर भाई। अनिरुद्ध ने गुस्से में देखा। आराध्या बोली, अंडरस्कोर आप मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्कोर मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करना चाहता। तुम जानो मेरी, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। लेकिन उस अभिमान के साथ तुम्हें देखकर मेरा खून खौल गया। तुम जानती भी हो कितना घटिया और बदतमीज है। आराध्या बोली, अंडरस्कोर हाँ जानती हूँ भैया, लेकिन अब बात तो सुन लो एक बार। और इतना कहकर आराध्या ने जो कुछ भी हुआ वो अनिरुद्ध को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अनिरुद्ध का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। अनिरुद्ध ने एक हाथ बढ़ाकर आराध्या को अपने पास आने का इशारा किया और आराध्या जाकर अनिरुद्ध के पास बैठ गई। अनिरुद्ध ने आराध्या को गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्कोर मैं लगातार फोन कर रहा था ना, तुम मुझे फोन पर बता सकती थी। आराध्या बोली, अंडरस्कोर मैं आपके गुस्से को जानती हूँ भैया, बस इसीलिए नहीं बताया। अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्कोर आज माफ करता हूँ,
लेकिन इस अभिमान से दूर रहना अच्छा नहीं है। वो आराध्या ने हमें गार्डन हिला दी। रात को आराध्या अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अभिमान का गले लगाना याद आ रहा था। आराध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आराध्या उठी और बालकनी में गई। ठंडे चांद को देखकर आराध्या को थोड़ा सा सुकून मिला। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और उसे फिर से अभिमान दिखाई दिया और आराध्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? उस घटिया लड़के को याद करके मेरी क्यों बेचैनी बढ़ती जा रही है? वहीं दूसरी तरफ अभिमान भी अपने प्राइवेट विला की बालकनी में पुशअप कर रहा था। वो भी आंखें बंद करता तो उसे अनिरुद्ध के साथ हुई हाथापाई याद आती। अनिरुद्ध ने अभिमान को एक पंच मार दिया था। ये याद करके अभिमान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी गुस्से में वो पुशअप कर रहा था। चेहरे से पसीना टपक रहा था, लेकिन अभिमान का गुस्सा कम नहीं हुआ। अभिमान गुस्से में मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को, तुम्हें इस पंच की कीमत चुकानी होगी। अनिरुद्ध, तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बहुत झेल लिया मैंने तुम दोनों भाई बहन के सो कॉल्ड ड्रामा को, अब और नहीं। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। रात का समय। देवव्रत अपने केबिन में था, आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था और तभी उसका मैनेजर आकर बोला, अंडरस्को, सर घर नहीं जाएंगे। देव ने आंख खोलकर मैनेजर को देखा और एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, कौन सा घर? रघुवंशी मेंशन से मुझे निकाल दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। और तभी कृष केबिन का गेट खोलकर अंदर आया और उसने मैनेजर को वहां से जाने का इशारा किया। कृष ने देव को देखकर कहा, अंडरस्को, देव, उसे निकालना नहीं कहते, घर छोड़ना कहते हैं। देव बेपरवाह होकर बोला, अंडरस्को, एक ही बात है। कृष बोला, अंडरस्को, ठीक बात नहीं है। देव, तुम्हें किसी ने भी मेंशन से नहीं निकाला, बल्कि तुम अपने एटीट्यूड में मेंशन से आ गए। देव खड़ा होकर कृष की आंखों में देखकर बोला, अंडरस्को, माँ ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे मेंशन से बाहर निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि मैं मेंशन छोड़कर आ गया। कृष बोला, अंडरस्को, तू जानता है भाभी इमोशनल है, इसीलिए तुझे मेंशन से निकाल दिया। इसका मतलब ये तो नहीं तू भाभी की बात मानकर घर छोड़कर ही चला आए। माँ ने तुझे एक दो बात बोल दी तो तुझे लगी नहीं रह गई, जाकर उनसे माफी मांग ले और मेंशन चल। देव बोला, अंडरस्को, यार कृष तेरा सही है, तू भी तो मेंशन नहीं जाता, लेकिन कोई तुझसे सवाल तो नहीं करता। लेकिन मैं एक दिन मेंशन नहीं गया तो मुझ पर 100 सवाल खड़े कर दिए, किसके साथ था, क्यों था, क्या किया, वगैरह वगैरह। ये भी नहीं सोचते कि मुझे नींद नहीं आती, ये भी नहीं सोचते कि मैं बीमार हूँ। कृष ने इस बार प्यार से कहा, अंडरस्को, देव, चल अवनीत जीजू के पास चलते हैं, वही तेरा इलाज करेंगे। इतना कहकर कृष ने देव की बाजू पकड़ी तो देव ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्को, यार मुझे नहीं पता मेरा इलाज कौन करेगा कौन नहीं, लेकिन सच कहता हूँ इन आंखों में नींद नहीं है। आज तो मैंने दवाई भी ली थी, फिर भी ये आंखें सिर्फ बंद होती है, नींद नहीं आती। अचानक ही देव के मन में उस लड़की का ख्याल आया और उसने कृष की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, कृषि, एक बात बोलूं? कृष ने हमें गर्दन हिला दी। देव ने कहा, अंडरस्को, यार मैं वो लड़की के साथ सोया था। ये सुनते ही कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। कृष ने आंखें फाड़े देव को देखा और बात कन्फर्म करते हुए कहा, अंडरस्को, क्या कहा तूने? तू किसके साथ सोया था? देव को कृष का क्वेश्चन समझ नहीं आया और वो फिर से फ्लो में बोला, अंडरस्को, यार मैं वो लड़की के साथ सोया था। देव बोला, अंडरस्को, ये वही लड़की है ना जिसके साथ तू परसों रहा था? देव ने हमें गर्दन हिला दी। देव बोला, अंडरस्को, यार मैं उसके साथ सो गया था और अब वो नहीं है, तो 2 दिन से सोया नहीं हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो आंखों में नींद नहीं होती, बल्कि अजीब से बेचैनी होने लगती है। कृष को अब भी देव की बात समझ नहीं आ रही थी। कृष बोला, अंडरस्को, देख, अगर तू अपनी बात एक्सेप्ट करता है तो हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे और फिर तू उससे शादी कर लियो। वैसे तुझे शादी से पहले उसके साथ सोना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं पापा मम्मी से बात करूंगा। तेरी और उस लड़की की क्या नाम बताया? हाँ, वो लड़की की शादी कर देंगे। देव ने आंखें फाड़े कृष को देखा और बोला,
अंडरस्कोर तो मेरे छोटे चाचा मेरी बात तो सुन ले। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उस लड़की की गोद में सिर रखा, उस लड़की ने मेरे बालों को सहलाया और मैं सो गया। अब जाकर कृष को समझ आया कि देव क्या कहना चाहता है। कृषा बोला, अंडरस्कोर तू सच कह रहा है, तू बिना टैबलेट के सोया? देव ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर हाँ यार, मैं बिना टैबलेट के सोया। तुझे पता है मैंने उस दिन 4 बियर पी थी और बियर पीने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने गुस्से में अपने मैनेजर को लड़की का इंतजाम करने के लिए कह दिया। लेकिन वो तो शुक्र है बड़ी माँ के लड्डू गोपाल की, उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं करने दिया। उस लड़की को पैसे चाहिए थे और मैंने बोल दिया कि अगर वो मुझे सुला देगी तो मैं उसे पैसे दे दूंगा, और उस लड़की ने तो मुझे सच में सुला दिया। कृष ने देव की बाजू पकड़कर कहा, अंडरस्कोर तुझे पता है तुझे कौन सी बीमारी है? इंसोम्निया, अनिद्रा। ये बीमारी तुझे 10 सालों से है और तू दवायां खाता है तभी ठीक होता है, और तू कह रहा है कि वो लड़की ने तुझे ऐसे ही सुला दिया। देव कृषि को जवाब देता हुआ बोला, अंडरस्कोर हाँ कृष सच कह रहा हूँ। उसने कहा कि सर अपना सिर मेरी गोद में रखिए और मैंने अपना सिर उसकी गोद में रखा। वो कुछ देर तक मेरे बालों को सहलाती रही, कभी मेरे सीने को सहलाती, कभी मेरे हाथ पैर को सहलाती, और फिर मैं सो गया। और तुझे पता है मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कितना फ्रेश हो गया। सोचा था कि मेरी बीमारी ठीक हो गई और इसीलिए ना उस लड़की का नंबर लिया, ना ये पता वो लड़की कौन थी, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और अब मुझे फिर से नींद नहीं आ रही, सुबह से 2 बार दवाई भी खा चुका हूँ। कृष बोला, अंडरस्कोर मतलब तेरी बीमारी का इलाज मिल गया, तूने कहीं तो छोड़ होगा उस लड़की को। और तभी देव को याद आया कि उसने एक बंगले के बाहर उस लड़की को छोड़ा था। देव ने कहा, अंडरस्कोर कृष मुझे याद है मैंने उस लड़की को कहाँ छोड़ा था, चलो उस लड़की के पास चलते हैं। देव इतना बोलकर बाहर की तरफ जाने लगा और तभी कृष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्कोर तू पागल हो गया, तू जानता भी है वो लड़की कौन होगी? देव ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्कोर कौन होगी मतलब? कृष ने कहा, अंडरस्कोर तूने उस लड़की को अरेंज करने के लिए कहा था ना, तो वो कॉल गर्ल हुई और अब तू अपनी बीमारी कॉल गर्ल के पास लेकर जाएगा। देव बोला, अंडरस्कोर देख कृष मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो लड़की खुशी से नहीं कर रही थी, मजबूरी में ये सब कर रही थी और उसका फर्स्ट टाइम था। कृष ने कहा, अंडरस्कोर और तुझे लगता है कि वो अब भी वर्जिन होगी? फिलहाल देख कृष मुझे उसकी ज़रूरत है, तू भी जानता है, और हो सकता है मेरे ही हाथों उसका उद्धार लिखा हो। वो मुझे सुलाने के जितने पैसे लेगी मैं दे दूंगा और वो उस दलदल से निकल जाएगी। एक साइड से देखा जाए तो मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ ना, और तुझे तो पता ही है ना बड़ी माँ क्या कहती है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें फल जरूर मिलता है। यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू समझ नहीं रहा, मुझे एक लंबी नींद चाहिए और उसके लिए मुझे वो लड़की चाहिए, तू चल मेरे साथ। कृष हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर बड़ी माँ की तो तुझे सारी बातें याद है, अपनी माँ की कोई बात याद नहीं। मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि रघुवंशी मैंशन वापस आएगा। देव चिढ़ता हुआ बोला, अंडरस्कोर वो सब बाद में, पहले तू मेरे साथ चल। इतना कहकर देव ने कृष की बाजू पकड़ी और उसे रघुवंशी इंडस्ट्री से बाहर खींचता हुआ ले आया। दोनों भाई गाड़ी में बैठे और देव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद देव ने गाड़ी उस बंगले के बाहर रोकी जहां उसने उस लड़की को छोड़ा था, लेकिन उस बंगले के बाहर पुलिस आई हुई थी। पुलिस को वहां देखकर देव को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। देव और कृष बाहर निकले। कृष ने एक कांस्टेबल से पूछा, अंडरस्कोर क्या हुआ है यहाँ? वो कांस्टेबल बोला, अंडरस्कोर अरे छोटी छोटी लड़कियों से धंधा करवाते थे, रिट पड़ गई, अब कम से कम उन बच्चों की जिंदगी तो बचाएगी। देव अंदर जाने लगा और तभी कांस्टेबल ने देव को रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर भाई साहब आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देव ने कहा, अंडरस्कोर देखो यहाँ एक लड़की है, मुझे उसकी जरूरत है। कांस्टेबल ने देव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडरस्कोर देखने में तो बड़े शरीफ हो, यहाँ आप जैसे शरीफों का क्या काम? देव बोला,
अंडरस्को जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाला हर आदमी गलत ही हो। कांस्टेबल को देव की बात सही लगी, लेकिन फिर उसने कहा, अंडरस्को सर यहाँ से तो सारी लड़कियां जा चुकी हैं। कृष ने पूछा, अंडरस्को कहाँ गई? उस कांस्टेबल ने कहा, अंडरस्को कुछ अनाथ आश्रम चली गई, कुछ अपने घर चली गई। ये सुनकर देव का दिल टूट गया। कृष ने देव को समझाते हुए कहा, अंडरस्को उसका पता हम कर लेंगे, फिलहाल तू टेंशन मत ले, लड्डू गोपाल ने चाहा तो वो तुझे मिल जाएगी। देव गुस्से में अपनी गाड़ी के पास आ गया और लात मारता हुआ बोला, अंडरस्को पता नहीं यार कब मिलेगी, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? सर दर्द से फट रहा है। कृष देव को समझाता हुआ बोला, अंडरस्को तू टेंशन मत ले, हम करेंगे ना, पता वो मिल जाएगी। चल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ लड़कियों की लिस्ट मिल जाएगी कि वो कहाँ से थी और कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सरगम और मीरा दोनों ही न्यूज़ देख रही थी और दोनों ने ही खान बीबी की गिरफ्तारी की न्यूज़ चल रही थी। सरगम और मीरा दोनों ही खुश हो गई। सरगम तो उछलती हुई बोली, अंडरस्को देख मीरा, एक फ़ोन ने कितना कमाल किया, वो सारी लड़कियां बच गई, वरना खान बीबी तो पता नहीं क्या क्या करवाती। मीरा बोली, अंडरस्को हाँ दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। दोनों बहनें ही खुश थी और दोनों ही सोफे पर उछल रही थी, क्योंकि दोनों ने ही खान बीबी से लड़कियों को बचा लिया था। लेकिन खान बीबी को हराना इतना आसान नहीं था, ये बात सरगम नहीं जानती थी। सरगम को लगा उसने डायरेक्ट कमिश्नर को कॉल कर दिया तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं सुलझता। दोनों बहनें खुश होकर झूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ कृष और देव ने पुलिस स्टेशन में छानबीन कर ली थी, लेकिन उन्हें सरगम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कृष को सरगम के नाम से शक तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि सरगम नाम की तो पता नहीं कितनी लड़कियां हैं और इसलिए उसने मीरा की बहन सरगम को इग्नोर कर दिया। 379 मैं 35 साल का हूँ। रघुवंशी इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस रूम में देव प्रेजेंटेशन दे रहा था। बाकी पूरी रघुवंशी फैमिली वहीं बैठी हुई थी और कुछ सीनियर एम्प्लॉय भी, कुछ इन्वेस्टर बैठे हुए थे, कुछ बिजनेस पार्टनर। रघुवंशी फैमिली में पर्सनली कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ऑफिशियली सब अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार थे। देव भी उनमें से एक था। बेशक वो अपने माँ बाप से नाराज था या घर नहीं जाता था, लेकिन अपने काम के लिए पूरा डेडिकेट था। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की और सबको थैंक यू कहा। सबने तालियों की गड़गड़ाहट से देव की तारीफ कर दी। देव जाकर एक चेयर पर बैठ गया। देव के बिल्कुल सामने दिव्यांश बैठा था, लेकिन देव ने एक बार भी अपने पापा को देखने की जहमत नहीं उठाई। दिव्यांश भी देव से ऑफिशियली ही बातें करता था। वो जानता था कि देव बहुत आगे निकल चुका है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर सब रघुवंशी फैमिली को छोड़कर वहां से सब चले गए। सबके जाने के बाद देव खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को जेंटलमैन मैं भी चलता हूँ। देव ने इतना कहा था और वो उठकर जाने लगा और तभी हर्षवर्धन ने एक कड़कती हुई आवाज में कहा, अंडरस्को देव क्या कहा तुमने अभी जेंटलमैन? देव को समझते देर नहीं लगी कि उसने अपने ही परिवार वालों को पराया समझ लिया। देव पलटा, उसकी नजरें हर्षवर्धन से टकराई। हर्षवर्धन गुस्से में देव को देख रहा था और देव ने धीरे से कहा, अंडरस्को सॉरी बड़े पापा। इतना कहकर देव वहां रुका नहीं और तेज कदमों से वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने एक मुक्का बनाया और टेबल पर मारते हुए कहा, अंडरस्को एक ही बेटा है मेरा और वो भी हाथ से निकल गया। शिवाय ने भी अपने सामने देखा, जहां अभियान पूरे अभियान के साथ बैठा हुआ था। शिवाय ने अभियान को देखकर कहा, अंडरस्को कल तुम जो अनिरुद्ध से लड़कर आए हो, मैं सब जानता हूँ। अनिरुद्ध हमारे साथ काम करने वाला है, तो बेहतर होगा कि तुम अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते सुधर लो। अभियान ने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, न ही वो किसी को जवाब देता था। ऑफिशियली मीटिंग अटेंड करता था और चला जाता था, लेकिन अनिरुद्ध अब उसकी कंपनी में काम करेगा, ये सोचकर अभियान को गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर मन ही मन वो खुद से बोला, अंडरस्को आने तो अभी अनिरुद्ध को, देखता हूँ कितने दिन टिकता है। इतने में शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को सुना तूने मैंने क्या कहा? अभियान ने पूरे अभियान के साथ हमें गार्डन हिला दी।
युग और राजवीर भी वहीं बैठे थे। राजवीर ने युग को देखा, लेकिन युग ने राजवीर का देखना इग्नोर कर दिया। राजवीर युग को देखकर मन ही मन बोला, अंडस्को अपनी माँ से 4 कदम आगे ही है, वो भी ऐसे ही इग्नोर करती थी जैसे कहीं की राजकुमारी हो, और ये भी ऐसे इग्नोर करता है जैसे कहीं का राष्ट्रपति लगा हुआ हो। सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे शिवाय देव के, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। फैमिली में सच में बहुत ज्यादा तनाव आ गया था। तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। कृष ने फोन देखा और एक कोने में जाकर किसी से बोला, अंडस्को हाँ ठीक है, अपॉइंट कर लो, मैंने ही सरगम को तुम्हारे पास भेजा है। कृष ने फोन कट किया और वापस से सबके पास आकर बैठ गया। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को किसका कॉल था? कृष ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं पापा, एक लड़की को अपॉइंट किया है। हर्षवर्धन ने कृष को शक भरी नजरों से देखा तो कृष बोला, अंडस्को पापा ऐसा कुछ नहीं है, उसे जरूरत थी तो मैंने उसे अपॉइंट कर लिया। तभी अभियान खड़ा हुआ। अभियान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, अंडस्को मुझे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है, बैठो बाद में जाना। अभियान फिर से बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर से किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में बैठा हुआ विंडो से बाहर देख रहा था। देव कितने ही दिनों से सोया नहीं था और कितने दिनों से वो सरगम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरगम का कुछ अता पता ही नहीं था। देव ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अंडस्को कहाँ हो तुम सरगम? इतना कहकर देव वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और सिर को टेबल पर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी देव के केबिन का गेट खुला। सामने एक लड़की कुछ फाइल लेकर खड़ी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं सरगम थी। सरगम का पहला दिन था तो उसे फाइल इधर उधर देने का काम पकड़ा दिया, लेकिन सरगम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस काम को करना भी सही समझा, क्योंकि सरगम को वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। सरगम ने देव को नहीं देखा और देव ने तो अपनी आंखें बंद की हुई थी। सरगम धीरे से बोली, अंडस्को सर ये कुछ फाइल है, कृष सर ने बोला है। सरगम ने इतना ही कहा था कि देव बिना आंखें खोले और बिना सिर उठाए गुस्से में बोला, अंडस्को तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ कृष के पास, कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, जाकर ये सारी फाइल उसे ही दे दो। देव के गुस्सा करने से सरगम डर गई। वैसे भी सरगम पहली बार इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आई थी, उसे तो पता भी नहीं था किससे कैसे बातें करते हैं। सरगम की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसे बहुत इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो जिस दलदल से आई थी उस दलदल से तो ये इंडस्ट्री लाख गुना अच्छी थी। इसलिए वो फाइल लेकर चुपचाप उस केबिन से बाहर चली गई। सरगम बाहर आई तो एक एम्प्लॉय से टकरा गई। सरगम की सारी फाइल नीचे गिर गई। सरगम पहले ही खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सारी फाइल नीचे गिरने की वजह से उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी, और वो एम्प्लॉय जो टकराया था उसने तो सरगम से सॉरी बोलने की जहमत भी नहीं उठाई और वहां से चुपचाप चला गया। सरगम का पहला दिन था, इसलिए वो तो बस यही सोच रही थी कि उससे कोई गलती ना हो जाए, और उसने फिर चुपचाप वो सारी फाइल उठा ली। सरगम थोड़ा आगे चली तो उसे एक लड़की मिली। सरगम ने उस लड़की से पूछा, अंडस्को कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? उस लड़की ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लेना, कॉन्फ्रेंस रूम आ जाएगा। सरगम ने हमें गर्दन हिला दी और उस रूम की तरफ चली गई। सरगम को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को तैयार किया और कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोल दिया। सरगम ने देखा तो वहां तो हैंडसम लोगों की फौज बैठी हुई थी। अगर थोड़ा बहुत मैच्योर लग रहा था तो बस हर्षवर्धन ही लग रहा था, बाकी सब तो 30-35 साल से नीचे ही लग रहे थे। सरगम ने एकदम से गेट बंद कर दिया और उसके सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सरगम को बहुत डर लग रहा था। सबने 3-पीस सूट पहने हुए थे और सब एक से एक हैंडसम थे। वही दिव्यांश की नज़र जब कॉन्फ्रेंस रूम के गेट पर गई तो उसे महसूस हुआ कि कोई लड़की जिसने गेट खोला था फिर अचानक से बंद कर दिया। दिव्यांश सोच ही रहा था कि सरगम ने हिम्मत करके फिर से गेट खोला। सरगम हाथों में फाइल लेकर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ी। कृष का ध्यान सरगम पर नहीं था,
वो तो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और तभी हर्षवर्धन ने सरगम को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम कौन हो? अब तो सरगम और ज्यादा घबरा गई। उसने जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करके कहा, अंडरस्को, सर ये फाइल। सरगम ने इतना ही कहा था कि कृष ने सरगम को देखा और खड़ा होकर हैरानी से बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरगम ने कृष को देखा तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। सरगम अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को, वो किसी सीनियर एम्प्लॉय ने कहा कि मैं ये फाइल देव सर को दे दूं। मैं ये देव सर को देने गई तो उन्होंने कहा कि कृष सर को दे दूं। कृष ने कहा, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, फाइल रखो और जाओ। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाए और फाइल रखने लगी, लेकिन सरगम को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। सरगम फाइल टेबल पर रख रही थी, लेकिन सारी फाइल नीचे फर्श पर गिर गई और वो सारी फाइल दिव्यांश के पैरों के पास जाकर गिरी। सरगम हड़बड़ाहट में वो फाइल उठाने लगी तो सरगम का हाथ दिव्यांश के पैर पर जा लगा। दिव्यांश ने झटके से अपना प्यार खींच लिया। दिव्यांश ने सरगम को देखा तो सरगम की आंखें हल्की सी नम हो गई। सरगम अपनी गलती मानते हुए बोली, अंडरस्को, सॉरी, गलती से लग गया। दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सरगम के साथ फाइल को समेटते हुए बोला, अंडरस्को, कोई बात नहीं, डरो मत बेटियां, पैर नहीं छूती इसीलिए मैंने पैर खींच लिया, तुम नर्वस मत हो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अब भी सरगम की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो पहली बार ऐसी जगह आई थी, पहली बार उसने इतना बड़ा ऑफिस देखा था, पहली बार इतने हैंडसम लोगों की फौज देखी थी, पहली बार कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल देखी थी, तो डरना तो लाजमी था। सरगम ने सारी फाइल समेट दी और टेबल पर रख दी। सरगम ने सिर झुकाकर कहा, अंडरस्को, मैं चलती हूँ सर। इतना कहकर सरगम जाने लगी, लेकिन सरगम इतना नर्वस हो रही थी कि उसने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट नहीं खोला, बल्कि अपना सिर जाकर कॉन्फ्रेंस रूम के गेट के शीशे में ही दे मारा। सरगम को इतना नर्वस देखकर आखिरकार सबको हंसी आ ही गई। कृष हल्का सा हंसकर बोला, अंडरस्को, सरगम रिलैक्स, इतना क्या नर्वस हो रही हो, पहले गेट तो खोलो। सरगम ने पलटकर नहीं देखा, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सरगम गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गेट भी नहीं खुल रहा था। युग अपनी जगह से उठा, उसने सरगम के लिए गेट खोल दिया और सरगम जैसे ही जाने को हुई, युग ने उसकी बाजू पकड़ ली। सरगम ने नम आंखों से युग को देखा तो युग ने हैरान होकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारे सिर पर तो चोट लग गई, यहाँ आओ बैठो। युग सरगम को खींचकर वापस से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले आया। उसने सरगम को एक चेयर पर बैठाया। तभी राजवीर बोला, अंडरस्को, क्या नाम है तुम्हारा? सरगम अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडरस्को, जी सरगम। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, सरगम, तुम्हारे सिर पर चोट लग गई, इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हम क्या तुम्हें दूसरे ग्रह से आए हुए नजर आते हैं? सरगम ने ना में ही गर्दन हिला दी। तब तक दिव्यांश सरगम के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। दिव्यांश ने सरगम के माथे पर कॉटन लगाया और उसके सिर में आए हल्के से खून को साफ कर दिया। दिव्यांश ने फिर बैंडेज लगा दी। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, देखो, डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही है। सरगम अब भी नर्वस हो रही थी। उसके मुंह से निकल गया, अंडरस्को, जी भैया। सरगम के मुंह से भैया सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाकी सब हंसने लगे। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, देखा, मैं आज भी भैया ही लगता हूँ। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ तो मैं भी तो तेरा छोटा भाई लगता हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को देखकर कहा, अंडरस्को, है ना सरगम, मैं भी भैया जैसे लगता हूँ ना। सरगम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दिव्यांश और शिवाय ऐसे क्यों कह रहे हैं। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, सरगम, ज्यादा सोचो मत, मैं 50 साल का हूँ और शिवाय भी। इतने में शिवाय बोला, अंडरस्को, मैं 35 साल का ही हूँ। सरगम तो आंखें फाड़े शिवाय और दिव्यांश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके सामने जो आदमी खड़े हैं वो 50 साल के हैं, क्योंकि दिव्यांश और शिवाय दोनों ही अपने आप को फिट रखते थे। सरगम खड़ी होकर बोली, अंडरस्को, सर मैं जाऊं? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम जैसे ही जाने को हुई
केबिन का गेट खुला और सामने देव खड़ा था। देव ने सरगम को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। देव ने सरगम को देखकर कहा, अंडरस्को तुम यहाँ। सरगम तो और ज्यादा डर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे देव सबको बता देगा कि सरगम असल में कहाँ से आई है और क्या करती है। हालांकि कृष पहले से ही जानता था, लेकिन फिर भी देव को देखकर सरगम की दिल की धड़कन बढ़ गई और वही देव उसके चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट आ गई। जिस लड़की को वो 2-3 दिन से ढूंढ रहा था, वो लड़की उसके ऑफिस में ही थी। सरगम आंखें नम किए देव को देख रही थी, जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, वरना जो अभी अभी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मुझे मिली है वो भी चली जाएगी। वहीं देव उसने तो बिना सोचे समझे आगे बढ़कर सरगम की कलाई को पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचता हुआ बोला, अंडरस्को चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ सोना है। ये सुनते ही पूरी रघुवंशी फैमिली की आंखें हैरानी से फैल गई और वो सब एक साथ खड़ी हो गई। देव ने अपने शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सरगम को अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगा और तभी दिव्यांश गुस्से में बोला, अंडरस्को देव ये क्या बदतमीजी है। देव ने अपने पापा की बात इग्नोर की और सरगम की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडरस्को मुझे इस लड़की से कुछ काम है। 380 शर्म नहीं आती, वो तो है ही बदतमीज और तू उसकी साइड ले रहा है। देव ने किसी की नहीं सुनी, वो तो सरगम को खींचता हुआ वहां से ले गया। इस वक्त देव के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कितने ही दिनों से वो सोया नहीं था, उसे सरगम की सख्त जरूरत थी। पूरी रघुवंशी फैमिली देव को ही आंखें फाड़े देख रही थी। दिव्यांश ने तो मतलब गलत ही निकाल लिया था। दिव्यांश को इस वक्त देव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता था। दिव्यांश का खून खौल रहा था कि उसका बेटा सबके सामने एक लड़की को ऐसे खींच कर ले जा रहा है और इतनी बेशर्मी से बोल रहा है कि उसे उसके साथ सोना है। देव सरगम को खींचता हुआ ले जा रहा था और पूरी फैमिली उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। दिव्यांश, शिवाय और हर्षवर्धन तीनों ही देव सरगम के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन देव को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो बहुत बुरी तरह सरगम को अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था। वही सरगम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, देव उसे ऐसे खींचकर क्यों ले जा रहा है। लेकिन उसके मन में अलग ही डर चल रहा था कि कहीं देव सबको उसके बारे में ना बता दे। दिव्यांश बोला, अंडरस्को देव रुक जा, देव थोड़ी तो शर्म कर, घर के सारे बड़े यहाँ बैठे हैं और तू किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। देव मेरी बात सुन, रुक जा, अगर तू नहीं रुका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, गुस्से में कुछ कर दूंगा, या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को देव सुन रहा है, दिव्यांश क्या कह रहा है। देव कुछ तो शर्म कर, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है, छोड़ इस लड़की को, वरना सच कहता हूँ मेरा गुस्सा देखा नहीं है तूने। देव को किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, वो तो कितने ही दिनों से सरगम को ढूंढ रहा था और अब जब सरगम उसके सामने थी तो वो ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। फिलहाल तो उसे अपनी नींद कंप्लीट करनी थी और उसके लिए वो कुछ भी करता। सब देव को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन के बिल्कुल पीछे कृष था। इस बार कृष बोला, अंडरस्को पापा समझने की कोशिश तो करो, वो सही कर रहा है, उसे उसके साथ सोना है। ये सुनते ही हर्षवर्धन रुक गया। उसने पलटकर कृष को देखा और बिना कृष की बात सुने उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। कृष का मुंह एक साइड हो गया। कृष तो हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। हर्षवर्धन ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखकर कहा, अंडरस्को शर्म नहीं आती, वो तो है ही बदतमीज और तू उसकी साइड ले रहा है। कृष ने हैरानी से कहा, अंडरस्को पापा मेरी बात तो सुनो। हर्षवर्धन ने आंखें दिखाते हुए कहा, अंडरस्को मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं, तुम सब बिगड़ गए हो और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। ये जो मेरी उम्र हुई है ना, ये घर बैठे बैठे नहीं हो गई, दुनिया देखी है मैंने। मैं भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलते हो। जिस दिन तुम्हारा झूठ पकड़ लूंगा ना कृष, उस दिन तुम्हें रघुवंशी मैंशन से बाहर निकाल दूंगा। कृष अपने पापा को समझाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन फिलहाल गुस्से में था। उसने कृष की बात नहीं सुनी और कृष ने भी अपना पैर जमीन पर पटक कर किसी छोटे बच्चों की तरह बोला, अंडरस्को
ठीक है, मैं भी नहीं समझाता, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ देव सरगम को खींचता हुआ अपने केबिन में ले आया। उसने सबसे पहले अपना केबिन लॉक किया और फिर सरगम का हाथ छोड़ दिया। सरगम तो हैरानी से देव को देख रही थी और अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि अचानक से देव को क्या हो गया। देव ने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया और फिर अपने शूज भी उतार दिए। देव ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले। सरगम तो हैरानी से देव को ही देख रही थी। देव सरगम की तरफ एक कदम बढ़ाया और सरगम 2 कदम पीछे हट गई। देव ने आगे बढ़कर सरगम की कलाई पकड़ ली और उसे सोफे की तरफ ले जाता हुआ बोला, अंडस्को, देखो मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे सुला दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, प्लीज मुझे सुला दो, जब से तुम गई हो तब से मैं सोया नहीं हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को सोफे पर बैठा दिया और खुद सरगम की गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट गया। सरगम के हाथ कांप रहे थे। देव आंखें बंद किए हुए बोला, अंडस्को, अब सुला दो ना जल्दी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। सरगम के हाथ देव के बालों में चलने लगे और उसका दूसरा हाथ देव के सीने पर। जैसे ही सरगम ने देव के सीने पर अपना ठंडा हाथ रखा, देव के सुलगते हुए सीने पर ठंडक महसूस हुई। देव ने सरगम का हाथ वही पकड़ लिया और बोला, अंडस्को, सरगम इस हाथ को हटाना मत, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ में कि बहुत सुकून मिलता है, प्लीज मुझे सुला दो, मैं सच कहता हूँ मुझे नींद नहीं आती, प्लीज सुला दो। सरगम ने धीरे से कहा, अंडस्को, हाँ सर मैं आपको सुला दूंगी, आप आंखें बंद कीजिए और बातें मत कीजिए, आप सो जाएंगे। सरगम धीरे धीरे देव के बाल और सीने को सहलाने लगी और देव नींद की आगोश में चला गया। देव के केबिन के बाहर पूरी रघुवंशी फैमिली खड़ी हुई थी, जो गुस्से में दरवाजा तोड़ने पर भी उतारू हो सकती थी। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू सच कहता हूँ, आज इस लड़के को जान से मार दूंगा। इसकी माँ ने इतना समझाया था, उसके बाद भी ये उल्टी सीधी हरकत करने पर तैयार हो गया। इसे शर्म नहीं आती, सबके सामने उस लड़की को लेकर चला गया। हे भगवान, वो लड़की हमारे बारे में क्या सोचेगी। मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है कि देव मेरा बेटा है। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, रिलैक्स हो जा, आज देव की क्लास ले ही लेंगे। अब देव को इस लड़की से शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमान ने तंज भरी मुस्कान से हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा बड़े पापा, अगर किसी लड़की के साथ रात गुजार लो तो उससे शादी करनी पड़ती है। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, अभिमान, मेरे सामने तुम्हारा बाप भी जुबान नहीं चलाता, लेकिन तुम और तुम्हारे ये भाई बोलने से पहले सोचते नहीं हो। अगर तुम किसी लड़की की जिंदगी खराब करोगे तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। ये रघुवंशी फैमिली है और यहाँ लड़कियों की इज्जत होती है। अगर तुमने भी कभी देव जैसा कोई काम किया तो कमर कस लेना समझे। अभिमान चुप हो गया क्योंकि उसे हर्षवर्धन ने सही से डांट दिया था और तभी शिवाय बोला, अंडस्को, सुन लिया, और ये मत सोचना कि हमें तुम लोगों के बारे में पता नहीं होता, बस हम बात ना बिगड़े इसीलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम लोगों की हरकतें हद पार करने लगी, उसी दिन तुम लोगों को या तो रघुवंशी मैंशन की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा या फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, समझे। इसलिए गलती से भी किसी लड़की की मजबूरी का फायदा मत उठा लेना। तभी दिव्यांश बोला, अंडस्को, इस केबिन की चाबी लेकर आओ। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, अंडस्को, तू इस वक्त कैबिन में जाएगा। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, हाँ जाऊंगा, देखूंगा कि मेरा नालायक बेटा उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। कृष से रहा नहीं गया, वो फिर बोला, अंडस्को, भैया मैं कह रहा हूँ ना वो लड़की के साथ। कृष ने इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन ने घूर कर कृष को देखा और कृष ने फिर से अपने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि अब तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दिव्यांश ने युग को देखकर कहा, अंडस्को, इस केबिन की चाबी लेकर आओ। युग अपने मामा के कहे अनुसार वहां से चला गया और केबिन की चाबी लेकर आया। दिव्यांश ने जैसे ही केबिन में चाबी लगाई, युग बोला, अंडस्को, मामा जी एक बार सोच लीजिए, क्या पता किस कंडीशन में होंगे। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, तभी तो देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कितना बड़ा जानवर है, पता तो चले कि कहीं वो उस लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे।
कहते हुए दिव्यांश ने गेट खोल दिया और दिव्यांश अंदर आ गया। बाकी कोई अंदर नहीं आया क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी देव और सरगम को उस कंडीशन में देखने की। दिव्यांश ने सामने सोफे पर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम देव के बालों को सहला रही थी और देव पूरे गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। सरगम की नज़र जैसे ही दिव्यांश से मिली, सरगम को थोड़ी सी शर्म आ गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो दिव्यांश से क्या कहे। दिव्यांश ने सबको अंदर आने का इशारा किया और सबने एक साथ नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने फिर धीरे से कहा, अंडरस्को, ये तो सच में सो गया, वो भी लड़की के साथ। ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी कृष पीछे से बोला, अंडरस्को, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की के साथ सोता है। इतना बोलकर कृष ने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, अंडरस्को, इतनी बेशर्मी की बातें कैसे बोल लेते हो? थोड़ी भी शर्म नहीं है? तभी दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अरे आप सब अंदर तो आए, देखो तो सही, देव सच में सो रहा है। दिव्यांश के इतना बुलाने पर सबको अंदर जाना पड़ा। अंदर जाकर सबने सरगम और देव को देखा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम की हिम्मत तो किसी को देखने की नहीं थी, वह तो चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। और तभी कृष आगे आकर बोला, अंडरस्को, अब मैं कुछ बोलूं? सब ने कृष को देखकर हमें गर्दन हिला दी। कृष ने कहा, अंडरस्को, ये वही लड़की है जिसके साथ देव उस रात था और इसी लड़की ने देव को सुला दिया था और इसीलिए देव पिछले 2-3 दिन से इस लड़की को ढूंढ भी रहा है ताकि वो सो जाए। लेकिन आप लोगों को देव की तकलीफ का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। जब मन करता है दिव्यांश भाई डांट देते हैं, जब मन करता है दृष्टि भाभी डांट देती है। एक बार नहीं सोचते कि उसकी मेंटली हालत कितनी खराब है। वो घर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? मान लेता हूँ भैया कि देव आपसे बदतमीजी से बात करने लगा, लेकिन आपने भी तो कभी देव से प्यार से बात नहीं की, कभी नहीं पूछा कि वो इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी सोता क्यों नहीं है, कभी नहीं पूछा कि वो उस रात नशे की हालत में लड़की का इंतजाम करने के लिए क्यों कह रहा था। जो दिखता है वो सही नहीं होता, यही सच है। देव अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया और आप लोग उसे संभालने की जगह उस पर ताना मारने लगे। देव को एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, उसे सुकून चाहिए जो उसे सरगम दे सकती है। सब चुपचाप कृष की बात सुन रहे थे। कृष ने फिर हर्षवर्धन से कहा, अंडरस्को और पापा, आप बिना बात जाने ही आपने मेरा मुंह सूजा दिया। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लेते, लेकिन आप लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है, बस अपनी अपनी चलाते रहते हैं। सब एक बार देव को देखते और एक बार कृष को। सीनियर रघुवंशी को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी कि उन्होंने देव की हालत जाने बिना ही देव को उस दिन घर से निकाल दिया। देव सच में मेंटली बहुत ज्यादा परेशान था, फिर भी बिजनेस के लिए पूरा डेडिकेट, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही काम करता था, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी। सब 8-9 घंटे काम करते थे, लेकिन देव 16-17 घंटे काम करता था और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कृष ने फिर कहा, अंडरस्को, अब यही खड़े रहेंगे, चलिए यहाँ से, देव को सोने दीजिए। दिव्यांश ने देव को देखा जिसके चेहरे पर सुकून था। दिव्यांश को अपनी थोड़ी सी गलती रियलाइज हुई कि उसने खुद ही अपने बेटे से दूरी बना ली। दिव्यांश धीरे धीरे देव के करीब गया। दिव्यांश पंजों के बल बैठा और उसने अपना एक हाथ देव के माथे पर लगाया और अचानक ही देव के माथे को चूम लिया। सरगम ये सब देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने गर्दन उठाकर नहीं देखा, चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठी रही। दिव्यांश ने फिर सरगम के बालों में हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, हमेशा खुश रहो। तभी शिवाय बोला, अंडरस्को, अगर बहू रानी को आशीर्वाद दे दिया हो तो चले, वैसे बहुरानी सुंदर है। सरगम ने झटके से गर्दन उठाए और शिवाय को देखने लगी। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ, हम तुम्हारी शादी बहुत जल्द देव से करने वाले हैं। सरगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी कृष बोला, अंडरस्को, शिवाय भाई प्लीज अभी चलिए यहाँ से, ये सारी बातें बाद में करेंगे। इतना कहकर उसने शिवाय को खींचकर केबिन से बाहर निकाला और ऐसे ही करके उसने एक एक को केबिन से बाहर निकाला, क्योंकि कोई भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। सबको सरगम से बातें करनी थी।
आखिर में कृष ने दिव्यांश से कहा, अंडरस्को, अब चलिए, मैं जानता हूँ आपको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन ये सब बाद में, अभी उसे सोने दीजिए। दिव्यांश भी बाहर चला गया। दिव्यांश के जाते ही कृष ने सरगम को देखा तो सरगम की आंखों से एक आंसू टपक गया।